Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Cross the Sign. So फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी समरी को डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें चैप्टर नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है वाटर। वाटर मतलब जल। तो आज हम इसमें जल के बारे में पढ़ेंगे। आखिर जल है क्या, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो चलिए यहाँ पे एक इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ इस तरह से कि सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। यानी कि आपके परिवार को एक सप्ताह के लिए सिर्फ 1 बकेट पानी मिल पाए, तो सोचिए क्या होगा। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। ठीक है, वुड यू एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ। ठीक है, क्या आप खाना उससे बना सकते हो और उससे आपको बर्तन भी धुलना होगा, है ना, आपको कपड़े भी धुलने होंगे, नहाना भी होगा। तो ये सब तो हो नहीं पाएगा। तो ही बताया गया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए बताया गया है व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और बिना वाटर के आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम धीरे धीरे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वो सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, अगर क्या हो कि अगर ईज़िली हमें एक्सेस ना हम कर पाए, वाटर को ईज़िली हमें अवेलेबल ना हो, जैसे कि बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है ना, तो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। ठीक है, सिर्फ ड्रिंकिंग के अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें हमें पानी की आवश्यकता होती है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। तो आपके पास कोई आइडिया है कि जो हम एक दिन में कितना पानी की कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ पानी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक वेल से कैसे, यहाँ पे देखिए पानी आप कुकिंग के लिए ले जा रही होगी, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलने के लिए, और नहाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो वही यूजेस बताया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बताया गया है कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़, मतलब कितना पानी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। तो आप वो सारी एक्टिविटीज़ एक लिस्ट में लिख लें, उसमें जहाँ जहाँ आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन अ टेबल। यहाँ पे एक देखिए टेबल बताया गया है, वही इसमें बताया भी गया है कि आखिर हम एक रफ आइडिया क्या होता है कि पानी का कहाँ कहाँ एक फैमिली कितने पानी का इस्तेमाल करती है। तो हमें इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, लेकिन एक रफली डिस्कशन हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ड्रिंकिंग के लिए, तो सोच लीजिए कि एक एज ए इंडिविजुअल एक इंसान को कितना ज़रूरत होती है पानी की। शायद 2 से 3 लीटर पानी, है ना, एक आइडियल बोल रही हूँ मैं, वो वेरी करता है मतलब पीपल टू पीपल। ठीक है, ऐसे ब्रशिंग के लिए शायद आप के हिसाब से जैसा हो, आप जैसा इस्तेमाल करते हो वैसा आइडिया लगा लीजिए। ऐसे बाथिंग के लिए है, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए है, बर्तन साफ़ करने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक एवरेज आइडिया आप लगा सकते हैं कि आप कितना यूज़ करते हैं, मतलब एक फैमिली को कितने वाटर की ज़रूरत होती है। तो इन सब का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, आखिर है क्या आगे, पानी के रिसोर्सेज क्या हैं, आखिर वाटर आता कहाँ से है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ठीक है, वेयर डू वी गेट द वाटर दैट यूज़, जो हम अपने डेली लाइफ में वाटर का इस्तेमाल करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ, एक मिनट, हाँ, वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हमें रिवर से मिलता है, कुछ कहेंगे स्प्रिंग से मिलता है, कुछ कहेंगे पॉन्ड यानी तालाब से मिलता है, वेल और अ हैंडपम्प यानी कि कुएं या फिर हैंडपम्प से मिलता है। ठीक है, सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमें तो टैप से मिलता है ना, नल ऑन, टैप्स ऑन किया और हमें वाटर मिल गया। ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम। ठीक है, यानी कि उस टैप से पानी आखिर आया कहाँ से। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। यानी कि जो हमारे टैप्स में पानी आता है हमारे घरों में, वो किसी न किसी रिसोर्सेज से आता होगा,
वो लेक हो सकती है, कोई झील हो सकती है, रिवर हो सकती है, कोई नदी या फिर कोई कुआं हो सकता है, ठीक है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। फिर वो कुछ नेटवर्क्स होती है पाइप की, उसी के थ्रू, जैसे यहाँ पे देखिए एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक मोटर लगाया गया है, उसके थ्रू कैसे पाइप के थ्रू घरों में सप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पे टैप्स लगा होगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपको पानी की अवेलेबिलिटी हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन अ डिफरेंट वेज। सबके घरों में आने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज। लेकिन हमें सोर्सेज जो हैं उसके एक ही हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, रिवर्स या फिर वेल्स हो सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? तो हमें बहुत से सोर्सेज जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और वेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये सोर्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे क्या है, जैसे कि ये यहाँ पे वही बताया गया है। यहाँ पे एक बूझो दो, यहाँ पे एक पहेली और बूझो दो कार्टून है जो कि एनसीईआरटी के बहुत फेमस है। वो बहुत सारे आइडियाज़ लेके आते हैं। तो चलिए बूझो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। बूझो वांट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज नॉट अवेलेबल। तो बूझो बोलते हैं कि मतलब आप ऐसा कुछ इमेजिन करो कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आपके टैप में पानी पूरे एक दिन के लिए ना आए। सो यू हैव टू फेच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस। तो इसको फेच करने के लिए, उसको लेने के लिए आपको कहीं शायद अदर प्लेस से जाना पड़े, कोई दूर जगह हो, है ना। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? तो क्या तब भी आप उतना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे जैसे आप डेली करते थे? तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, है ना। तो चलिए आगे मूव करते हैं, आखिर है क्या। हाँ, वाटर साइकिल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वाटर साइकिल है क्या। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हाँ, तो यहाँ पे उसी का ही पार्ट है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? यानी कि जो धरती पे पानी पाया जाता है वो 2/3 है। यानी कि जो हमारी पूरा जो अर्थ है, ज़्यादा उसका 2/3 पार्ट जो है वाटर से सराउंडेड है। यानी कि कुछ ही हिस्सा जो है वो जो लैंड है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि हमें पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। वो ये है कि क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में कुछ तो होती हैं ना, कुछ जो अंडरग्राउंड वाटर्स हो सकते हैं, कुछ झीलें हो फ्रेश वाटर की जो झीलें होती हैं, ये सब बहुत से आगे आप लोग जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो उसके बारे में डीपली वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बस आप इतना ही जानो कि 2/3 वाटर जो है हमारे अर्थ का वो सराउंडेड बाय वाटर है, ठीक है। हमारे जो हमारा ये अर्थ है इसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियन एंड सीज, जिसमें से बहुत से वाटर जो है वो ओशियंस और सीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें हम ओशियंस और सीज़ को वाटर तो पी नहीं सकते क्योंकि वो क्या होते हैं, सलाइन होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। जो ओशियंस और सीज में वाटर होते हैं उसमें बहुत से सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, घुले होते हैं, घुलनशील लवण होते हैं, ठीक है, उसमें जो मिले हुए होते हैं। द वाटर इज सलाइन, यानी कि वो क्या होता है, खारा होता है, लवड़ी होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, ठीक है। तो वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए नहीं सही है, कोई घरेलू काम करना हो डोमेस्टिक वर्क तो उसके भी लिए नहीं है, हमारे खेतों के लिए भी नहीं सही है, और जो इंडस्ट्रीज जो औद्योगिक कारखाने हैं वहाँ पे भी उसकी कोई नीड नहीं होती है क्योंकि वो उसके लिए यूज़फुल नहीं होता है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम, ठीक है। एक पोएम है, उसकी एक फेमस लाइन है, राइम ऑफ द एंशियंट मेराइनर, ठीक है। जो राइम्स ऑफ द एंशियंट मरीनर, ठीक है, क्या है, रिटन बाय एस.टी. कोलरिड्ज इन 1798, ठीक है। तो एक एस.टी. कोलरिड्ज है, उन्होंने एक पोएम लिखी राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर। तो ये समझ लीजिए किसके बारे में है। एक कुछ ऐसे नाविक होते हैं जो कि उनका जो सेलर्स होते हैं उनकी शिप लॉस्ट हो जाती है, तो उसके बारे में बताया गया है कि उन्हें क्या क्या वो क्या बोलते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर,
नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि ओशियन में है, चारों तरफ पानी है, फिर भी उसके अलावा उनको पीने के लिए वहाँ पे पानी नहीं है क्योंकि वो सेलाइन है। हेयर द पोएट है डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन। क्या होता है कि कुछ शिप्स होते हैं, सेलर्स होते हैं जो नाविक होते हैं, वो क्या होते हैं उनकी शिप ओशियन में खो जाती है, तो वहाँ पे उनको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इतना चारों तरफ पानी घिरे होने के बाद भी उनको जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं अवेलेबल है, तो इसी पे उन्होंने ये लाइन लिखी है। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use। इन सब के अलावा वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को हम तक सप्लाई करने में। वो कैसे? डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? हाँ, ऑफ कोर्स इट इज़ सरप्राइजिंग। तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग की बात तो है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वाटर है सेलाइन है, हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं है। लेकिन कैसे है? वो होता है रेन के थ्रू, इवेपरेशन होता है ना, उसके थ्रू जो वाटर वेपर है ऊपर उठ के जाती है, फिर उसके वहाँ क्या होता है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे कंडेंसेशन के बाद वही क्या होता है वाटर फिर से लैंड पे आता है, फिर से वही रिसाइकल चलती रहती है। वो जो साइकिल है एक चक्र पूरा चलता रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आखिर है क्या, उसी के बारे में इन सब में बताया गया है कि डू यू फाइंड द सरप्राइजिंग हो गया है। तो आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज़ नॉट सॉल्टी, मेनी ऑफ अस लिव इन अ प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस। हम लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दूर रहते हैं ओशियन से। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन। क्या फिर भी वो पानी सप्लाई होता है? तो डिपेंड करता है ओशियंस पे। हाउ डज द ओशियन वाटर रीचेज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल। कैसे ओशियन का वाटर पॉन्ड्स तक पहुँचता है, लेक तक पहुँचता है, या फिर रिवर या वेल्स तक पहुँचता है। विच सप्लाई इस वाटर, आखिर ये पानी हमें कौन सप्लाई करता है। तो चलिए इन सब के आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। हाउ कम द वाटर फ्रॉम द सोर्सेज इज़ नॉट सेलाइन एनी मोर। ठीक है, जो हमारे तक पहुंचता है पानी वो सेलाइन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे दिस इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो यही एक जगह है जहाँ पे वाटर साइकिल क्या होती है, एक अपने प्रभाव में आती है ना, कि वाटर साइकिल का इम्पोर्टेंस है क्या, कैसे वो सेलाइन वाटर तो होता है लेकिन इवेपरेशन के बाद सॉल्ट तो नीचे ही रह जाता है। अभी हम लोग पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 या 6 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो एक पिट बना के उसमें ओशियन के पानी को डालते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि इवेपरेट होके सन के लाइट से इवेपरेट होके क्या होता है वाटर तो इवेपरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है हमें सॉल्ट मिलता है। तो यही कारण है कि क्या होता है जब वाटर इवेपरेशन वाटर में होती है, ये प्रक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है सॉल्ट तो नीचे ही रह जाता है, बस वाटर ही जो फ्रेश वाटर होता है वही जाता है। ठीक है, तो चलिए आखिर है क्या वाटर साइकिल। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, कि आखिर पानी गायब कैसे होता है, उसका ट्रिक क्या है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम्स। है ना, हम लोगों में सभी लोगों ने देखा है कि अगर फ्लोर पे पानी गिरा है तो थोड़ी देर बाद वो सूख के अपने आप गायब हो जाता है। वो कैसे? द वाटर सीम्स टू डिसअपियर सिमिलरली। ठीक है, वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। कैसे? यहाँ पे देखिए आप कैसे गायब हो जा रहा है। हम लोग वेट क्लोथ्स जो गीले कपड़े होते हैं उसको सुखाने के लिए ले जाते हैं, सनलाइट में क्या होता है इवेपोरेट होके उसका जो वाटर होता है वो चला जाता है, फिर हमें ड्राई क्लोथ्स मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन अ चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड। ठीक है, एक बर्नर के थ्रू क्या होता है कंटेनर लिया, उसमें जो सी वाटर है वो डाला, यहाँ पे एक बर्नर लगाया। ठीक है, क्या हुआ इसमें फ्लेम जब किया हमने तो क्या हुआ कि जो सॉल्ट है नीचे मिलेगा लेकिन वाटर इवेपरेट होके चला जाएगा, तो वही बताया गया है। द एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, यानी कि हीट करने पे क्या होता है वाटर वेपर में चेंज होता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ठीक है, दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट। तो वही हमने बात की कि सॉल्ट को नीचे छोड़ देता है और जो वाटर है उसका वेपर के फॉर्म में वो ऊपर चला जाता है। वाटर वेपर्स सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। आपने वाटर वेपर को देखा नहीं होगा, वही बात कुछ इस तरीके से वो एयर में क्या हो जाता है उसी का एक पार्ट हो जाता है।
वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज essentials टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी कि क्या है, जो एक हीटिंग है वो एक एसेंशियल है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। हाउ एवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू द वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, तो हमारे फील्ड से भी होता है, रोड से, कहाँ कहीं भी पानी अगर गिरा है तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना। वी ऑल्सो, वही बाद में बादल बनता है, वो सब प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट, वही बताया कि एक शैलो पिट्स बना के उसमें कैसे जो ओशियन का जो वाटर है उसको, या सी का वाटर क्या है उसको लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद इवेपोरेट होके वाटर चला जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे हमें सॉल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी बताया गया है, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स, वो समराइज करके मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे देखिए, तो प्लेट लें आप, ठीक है, एक को सनलाइट में रख के और एक को ऐसे किसी ऐसे प्लेस पे रख के जहाँ पे सन की रेज ना पड़े, तो आप देखेंगे कि जो सन के रेज में है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो हाई होगा, यानी कि तेज़ी से वहाँ पे प्रक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा धीमा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स भी वाटर को लॉस करते हैं, वो कैसे, यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, है ना, हमने देखा कि इनको ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, हमने देखा ना कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, सनलाइट की कैसे वाटर H2O, ठीक है, CO2O, और क्या होता था, सनलाइट लेते थे, उसी के बाद तो अपना फूड प्रिपेयर करते थे। यहाँ पे बूझो ने बताया कि क्या बताया, बूझो हैज़ बी रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के बारे में रीड किया। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय वीट प्लांट्स दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ वीट, अगर 1 किलोग्राम वीट यानी कि गेहूँ चाहिए हमें वीट के प्लांट से, गेहूँ के प्लांट से, तो हमें उसको कितना पानी देना पड़ता है। फाउंड आउट दैट दिस इज़ अ नियरली 500 लीटर्स, यानी कि अगर 1 किलोग्राम आपको 1 kg आपको वीट ग्रेन चाहिए तो उसके लिए उस प्लांट को 500 लीटर वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि है लगभग 25 लार्ज साइज्ड बकेट्स के बराबर, ठीक है। कैन यू नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय प्लांट्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट, इसी तरह प्लांट्स जो फॉरेस्ट में होंगे उनमें भी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, जैसे हमारे क्रॉप्स में हुई है, एंड ग्रास लैंड्स टुगेदर, और जो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में ग्रास लैंड्स हैं वहाँ से भी तो वाटर का ट्रांसपिरेशन हुआ होगा, तो इस तरह कितना वाटर का लॉस होता है। लेकिन ये सब लॉस नहीं होते, ये सब एक साइकिल के थ्रू फिर से हमें लैंड पे आते हैं, वो कैसे, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या, रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर, वही बताया गया कि कैसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, तो आपने देखा कि उसमें किस तरीके से वाटर लॉस करता है एक प्लांट, एक आपने देखा ना, एक पत्ती थी उसमें हम लोग ऐसे एक पॉलीथीन की बैग लगा देते थे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो उस पर क्या आपको वेपर देखने को मिला था, तो वही वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, ठीक है, आखिर क्लाउड से आखिर बादल कैसे बनते हैं, तो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। टेक अ ग्लास, ठीक है, एक ग्लास ले, हाफ फिल्ड विथ वाटर, उसमें आधा पानी ले, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से एकदम क्लीन कर दे, वो मतलब अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बेटर है, ग्लास का हो, ठीक है, कांच का हो, विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, ऐड सम आइस इनटू, उसमें कुछ आइस आप ऐड कर दें, आइस क्यूब्स, ठीक है। वेट फॉर 1 or 2 minutes, आप क्या देखेंगे उसको, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ, कुछ देर बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ धुंधला सा जमा हुआ दिखाई देगा, है ना, तो वही बताया गया। आप यहाँ देखिए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसी के बाद बारे में बताया गया, ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विथ आइस, ठीक है। तो आखिर देखिए आखिर है क्या,
यहाँ पे पहेली क्या बात कर रही हैं। पहेली हैज़ नोटिस्ड ड्यू ऑन अ लीव्स ऑफ अ ग्रास ऑन अ विंटर मॉर्निंग। ड्यू जो आपने देखा होगा ऐसे कुछ ऐसे ओस की बूंदें पड़ी होती है ना। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और अ मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। ठंडियों में आपने देखा होगा कि जो आयरन के ग्रिल्स होते हैं, जो हमारे उसमें गेट्स होते हैं आयरन के, उस पर भी आपको ऐसे कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। इज़ दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन। ये भी क्या कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से होता है। डू यू सी द हैपनिंग ऑन अ हॉट समर मॉर्निंग। ठंडियों में क्यों, ये ठंडियों में ही क्यों दिखते हैं, गर्मियों में आखिर क्यों नहीं। ठीक है, तो इसका ये भी आप लगा सकते हैं कि जो सन की रेज होती हैं वो गर्मियों में ज़्यादा पड़ती हैं अर्थ पे, है ना। यानी कि जो रेट ऑफ उसका इवेपरेशन होता है वो हाई होता है गर्मियों में इन द समर। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम ठंडियों में देखें तो जो रेट ऑफ इवेपरेशन होता है वो स्लो होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ अ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ ब्रिंगिंग वाटर बैक। आखिर वाटर कैसे फिर से हमारे अर्थ पे कैसे आता है इवेपरेशन के बाद, तो वो क्या है, कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से, संघनन की प्रोसेस की वजह से। ठीक है, फिर से वाटर जो होता है वो अर्थ सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, हाउ डज इट हैपन, आखिर ये होता कैसे है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। यानी कि आपने देखा होगा कि अर्थ है, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ से जैसे आप ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होता जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है कि जो इवेपरेट होके वाटर जाता है तो यहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर उसको मिलता है। यहाँ से वो टकराता है तो यहाँ पे क्या होता है, बादल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनका कंडेंसेशन होता है। फिर उसके बाद वही ड्रॉपलेट्स के रूप में अर्थ पे आके फिर से आ जाते हैं। फिर से यही प्रोसेस इवेपरेट सन की रेज में इवेपरेट होता है। फिर से ऐसे कंडेंसेशन ऊपर जाके इवेपरेट होके ऊपर जाके ये वाटर इवेपरेशन के वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा। बाद वहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ वो टकराएगा, बादल का फॉर्मेशन होगा, फिर से ड्रॉपलेट्स के रूप में वो नीचे गिरेगा। तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। When the air moves up, it gets cooler and cooler। जो हवा है ऊपर वेपर को लेके जाती है वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वो ठंडी होती जाएगी। एट सफिशियंट हाइट, एक सफिशियंट हाइट पे क्या होगा, द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर present in it condenses to form tiny drops of water called droplets। वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऊपर जाएगा जैसे जैसे वेपर ठंडा होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, फिर से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स छोटी बूंद के रूप में धरती पे आ जाएगा। It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds। यही जो tiny droplets होते हैं वही हमें clouds के फॉर्म में दिखाई देते हैं। It so happens that many droplets of water come together to form large size। ऐसा क्यों दिखाई देता है कि आप देखते होंगे कि अरे बादल तो बहुत बड़ा होता है, वो तो टाइनी ड्रॉपलेट्स नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक साथ आ जाते हैं, तो वही क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूजो क्या नोटिस कर रही है, हैज़ नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग। आपने फॉग देखा होगा, कोहरा ना। ही वंडर्स इफ दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक। हाँ, ये भी एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। जो बहुत सारे क्लाउड्स हैं, इसमें से क्या होता है कि कुछ जो बूंदें होती हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, वही ड्रॉपलेट्स के रूप में अर्थ पे फिर से आ जाती हैं रेन के फॉर्म में। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज अ रेन, हेल और स्नो। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन में आपका रेन, हेल या स्नो आ जाता है। रेन जब बूंद के रूप में, हेल जब वही फॉग के रूप में, और स्नो क्या होता है, स्नो जब वही बर्फ़ के रूप में आपके अर्थ पे आए। तो वही क्या है कि वाटर इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, ठंडा हुआ, फिर इसको कंडेंसेशन हुआ,
क्लाउड फॉर्मिंग हुआ, फिर कंडेंसेशन होके वो नीचे गिर गया। इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। ठीक है, बैक टू द ओशियन। आखिर ओशियन है क्या? व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। तो आपने देखा जो लैंड सरफेस है, ऐसे ही तो लैंड सरफेस है, ये हमारा ओशियन मान लो, इमेजिन कर लो। ठीक है, यानी कि जो हमारा ओशियन से तो ऊपर ही है हमारा लैंड सरफेस, तो उसी के बारे में बताया गया है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज अ रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। यानी कि ये रहा हमारा लैंड, ये रहा हमारा ओशियन, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो पानी कहाँ जाना है? ओशियन में ही तो जाना है। ठीक है, तो वही बताया गया है। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर। जो स्नो होता है उसके कैप्स पे मेल्ट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो भी तो इन द जो रिवर्स निकलती हैं, यहीं कहीं से तो निकलती हैं, फिर वो भी एक अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? ओशियन में जा रहा है। यहाँ तक तो फ्रेश वाटर है, लेकिन यहाँ तो वो फ्रेश वाटर होता है। एक मिनट, फिर से मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके बता दूँ। जैसे मान लीजिए स्नो है, आइस कैप है। ठीक है, ये लैंड है, ये हमारा ओशियन है। ठीक है, लैंड से तो नीचे ही होगा, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो फ्रेश वाटर का एक बहुत ज़्यादा, मतलब एक सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है फ्रेश वाटर कहाँ है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स ही तो मिलता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से स्नो मेल्ट हुआ, धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ सब तो फ्रेश वाटर ही था, प्योर ही था। लेकिन जैसे ही ये कहाँ आया, यहाँ से तोड़ फोड़ करता हुआ आगे बढ़ता हुआ, जब कोई नदी आगे बढ़ती है तो ऐसे ही तो बढ़ती है, आगे बढ़ती है, फिर क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे आगे जैसे बढ़ेगी, तोड़ फोड़ करते हुए अपने आप गंदा ही तो कर लेती है। यानी कि और बहुत सारे शहर बसे हुए हैं उसके चारों तरफ, वहाँ से भी तो कूड़ा, है ना, जो वेस्ट होता है सब लोग उसी में डिस्पोज करते हैं, तो ऐसे मिलता हुआ तो वो ओशियन में जाता है। यहाँ तो प्योर था, यहाँ तक तो प्योर था, लेकिन जैसे यहाँ से आगे बढ़ा वो इम्प्योर होता चला गया, और रेट ऑफ जो इसकी सैलिनिटी है, जो उसकी लवणता है, वो भी बढ़ती चली गई, है ना। जब वो सी में गिरा तो उसमें जो सॉल्टी जो है एक उसका एक सैलिनिटी है, वो क्या है, उसका रेट हाई हो गया, है ना। तो इस तरह से वो फिर से इम्प्योर हो गई। फिर से क्या हुआ, इवेपरेशन हुआ सनलाइट में। फिर क्या हुआ, इवेपरेशन के बाद क्या हुआ, ऊपर जैसे ये ठंडी हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगी, क्या होगा, ठंडा होता जाएगा, कूलर एंड कूलर, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा, एक वहाँ पे क्या होगा कि ये वाटर जो है कंडेंसेशन होने लगेगा इसमें, फिर एक क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, फिर ये टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर से नीचे आएंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक साइकिल जो है ये चलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन अ लैंड। वही मैंने जो बताया वही सब बताया गया इसमें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आखिर है क्या। ठीक है, स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। क्या हो जाए, माउंटेन्स पे जो स्नो है वो क्या होता है, वो मेल्ट्स होंगे, पिघलेंगे, फिर क्या होगा, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वो धाराओं के रूप में, नदियों के रूप में नीचे बहेगी। ठीक है, सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन अ लैंड एज अ रेन, कुछ तो रेन के रूप में, आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, कुछ नदी के रूप में, कुछ धाराओं के रूप में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे हमने बताया यहाँ से आई तो यहाँ से एक रिवर निकली, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस उसने तय किया। ठीक है, अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन। अल्टीमेटली वो कहाँ जाके मिल रही है, ओशियन में ही तो मिल रही है, या फिर किसी सी में मिल रही है। हाउ एवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, कुछ नदियों में जाके मिल रहे हैं, झीलों में जाके मिल रहे हैं। देखिए एक लंबा डिस्टेंस किस तरीके से रेन, यहाँ पे देखिए, हाँ, रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर की वजह से आप देखे होंगे जो पॉन्ड्स होंगे आपके घर के आसपास वो भी फिल हो जाते हैं, लेक्स भी हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर्स गेट ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और कुछ है जो कि लैंड में क्या हो जाते हैं, वो उसको
अर्थ के नीचे चला जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर के रिसोर्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर्स बिकम अवेलेबल टू अस एज अ ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर होता है वही तो नीचे एब्जॉर्ब होके जाएगा, ठीक है। Open wells are fed by groundwater. Groundwater is the source of many lakes as well. जो ग्राउंड वाटर है बहुत सारे लेक्स का भी एक, और वेल्स का एक, वेल का जो कुएँ होते हैं, जो झीलें होती हैं, उनका एक सोर्स है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। मतलब हम लोग निकालते हैं ना हैंड पम्प से या ट्यूबवेल से, ग्राउंड वाटर ही तो होता है। The more hand pumps or tubes that are used in an area, the deeper we need to dig to find the ground water. बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है, यानी कि डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है क्या, वाटर को निकालने के लिए, ठीक है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़। आजकल आपको बहुत ज़्यादा कमी देखा होगा, समर में क्या होता है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ऐसे इसलिए क्योंकि उसका ओवर यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, इस वजह से। पहली वॉन्ट्स टू शेयर कंसर्न विद यू, एक शेयर करना चाहती कंसर्न आखिर है क्या। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, जहाँ वनस्पतियाँ नहीं है। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, क्या होता है वहाँ पे पानी तेज़ी से बह जाता है, क्यों। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। क्या होता है, अगर पानी आया, यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, तो क्या होगा, अगर कोई वनस्पति होती तो जो पानी है उसके जो एक प्रेशर है उसको कम करती, लेकिन यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, एकदम सरफेस है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो उसका सॉइल है, जो आउटर लेयर है, उसको क्या करेगी, अपने साथ बहा ले जाएगी। वही बताया गया है कि वेजिटेशन का भी क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि वनस्पतियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सोचिए एक जगह है, यहाँ पे वेजिटेशन है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स, यहाँ पे वाटर की बूंदें गिरेंगी तो क्या होगा, इसको रैप्चर नहीं करेंगी आउटर लेयर को, इसको आउटर लेयर को रैप्चर नहीं कर पाएंगी, यहाँ के सॉइल को इरोज नहीं कर पाएंगी, लेकिन यहाँ के सॉइल को, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है वहाँ के सॉइल को इरोज कर देंगी, यानी कि उसको, उसके जो टॉप लेयर है उसको हटा देंगी। इससे क्या होगा, वो मिट्टी, वहाँ का जो फर्टाइल लैंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बताया गया, बताया है पहेली में। हाँ, तो ये सब हो चुका है हमारा। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड्स इज कवर्ड विद कॉन्क्रीट। हाँ, बहुत से ऐसी जगह हैं जो कॉन्क्रीट से ढके हुए हैं। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। और इस तरह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्क्रीट देखने को मिल रहा है ना, बहुत सारे कंकड़ पत्थर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वाटर आया लेकिन ग्राउंड में नहीं जा पाया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे ग्राउंड वाटर है, जो वाटर लेवल है ग्राउंड का, उस पे उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे डिग करते हो तो वहाँ पे आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल पाएगा वाटर का। तो इस किस तरह से बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। वी नाउ नो दैट द वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई रेन। तो हमने ये डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम वाटर को फिर से अर्थ पे कैसे साइकिल चलती रहती है, कैसे वाटर इवेपोरेशन से क्लाउड्स, फिर कंडेंसेशन, फिर रेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हेल और स्नो, रेन, हेल और स्नो, इस तीनों प्रेसिपिटेशन में आ जाते हैं। गोज़ बैक टू ओशियन, और किस तरीके से वो ओशियन में जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज़ इनटू एयर एज अ वेपर। तो वेपर के रूप में एयर में वो वेपर के फॉर्म में जाते हैं। रिटर्न्स एज अ रेन, और रेन के फॉर्म, रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में फाइनली वो ओशियन में पहुंचते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं आखिर है क्या, ठीक है। हमने क्या देखा, मान लो ये ओशियन है, इवेपोरेशन हुआ सनलाइट में, ऊपर उठता गया, पेपर उठता गया और ऊपर जाएगा तो एक ऐसी जगह आएगी, एक निश्चित प्लेस होगा, सर्टेन प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर से वाटर नीचे गिरा, ठीक है। तो क्या हुआ, लैंड पे, क्योंकि लैंड क्या है हमारा, ओशियन तो ज़्यादा डीप है ना, लैंड हमारा पहले पड़ता है, तो क्या हुआ, लैंड पे आया वाटर, लैंड से होता हुआ फिर ओशियन में गया, फिर से इवेपोरेशन हुआ, फिर से कंडेंसेशन हुआ,
फिर से रेनफॉल हुआ, फिर से लैंड पे आया, फिर से ओशन में। इसी तरीके से क्या है, साइकिल चलती रहती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या है, वॉट इफ़ इट रेन्स हैविली, अगर तेज़ी से बारिश हो तो क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पे अलग तरीके की बारिश हो सकती है। इन द some parts of the world it rains throughout the year while there are places where it rains only for a few days। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको पूरे टाइम, जैसे हमारा मौशिनराम है, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है। ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारा ड्राई प्लेस, जैसे सहारा हुआ, जो रेगिस्तान वाला एरिया है स्पेशली, जैसे हमारा ये डेजर्ट देख लीजिए, हमारा राजस्थान का है ना, थार का, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी तो डेजर्ट है, यानी कि वहाँ कम बारिश होती है। तो यही बताया गया है कि अलग अलग जगहों पे बारिश कैसी होगी वो निश्चित करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। ठीक है, इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक मानसून सीज़न में ही कुछ ड्यूरेशन के लिए, पूरे थ्रू आउट ईयर्स तो होता नहीं हमारे यहाँ बारिश, एक मानसून सीज़न होता है उसमें होता है। ठीक है, रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। गर्मियों के बाद क्या होता है, ये हम एक राहत भरी सांस लेके आती है। ठीक है, द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। हमारे यहाँ देखते हैं मानसून के हिसाब से खेती भी होती है, हमें किस तरीके के सीड्स को या क्रॉप्स को लगाना है डिपेंड करता है मानसून पे। ठीक है, हाउ एवर एक्सेस ऑफ अ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे तो क्या हो जाता है, दिक्कत भी तो हो सकती है। यहाँ पे देखिए फ्लड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक सीन दिखाया गया कि फ्लड का कैसे, किस तरीके से कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर्स, lakes and ponds. The water may then spread over large area of a causing floods। ठीक है, क्या होता है, अगर तेज़ से बारिश होगी तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इससे क्या होगा कि फ्लड्स क्रिएट हो जाएगा, जो हमारे क्रॉप्स होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, फॉरेस्ट जंगल ख़राब हो जाएंगे, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, वो पानी में क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो सकती है। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स। जो हमारे कंट्री में ये जो फ्लड्स हैं बहुत ज़्यादा डैमेज लेके आती हैं हमारे फसलों के लिए, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, प्रॉपर्टीज़ भी ख़राब हो जाती है उसमें, और ह्यूमन लाइफ तो ख़राब होती ही है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट्स कैरिड अवे विद द वाटर। अगर फ्लड, बाढ़ आती है तो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो भी उससे बाहर निकल आते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन अ लैंड एरियाज एंड डाइव इन फ्लड वाटर रेसीड्स। क्या होता है, मान लो बाढ़ आई तो इसमें तो पता चल नहीं रहा है कि कौन सा लैंड है, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे पॉन्ड है, कहाँ पे लेक्स हैं, वो भी भटक के चले जाते हैं लैंड पे। लेकिन जब वो एक टाइम, तो कुछ टाइम के बाद वो फ्लड, तो वो जो पानी बाढ़ का रहेगा वो तो हटेगा ही, है ना, तो क्या हो गया, वो लैंड पे ट्रैप्ड हो जाते हैं और इस तरीके से वो मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, और जो सॉइल पे रहते हैं उनको तो अफेक्ट करते ही हैं। ठीक है, व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर लंबे समय के लिए बारिश ना हो तो क्या हो। अभी देखा कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तो क्या हो, और लंबे समय के लिए बारिश ना ही हो तो क्या हो। ठीक है, इसके बारे में देखें। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और अ मोर। ठीक है, किसी एरिया में एक साल के लिए और भी ज़्यादा समय के लिए बारिश ना हो तो क्या होगा। द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन वो तो होता ही रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, जो सॉइल का जो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उस जो पानी उसने होल्ड करके रखा है वो कम हो जाएगा। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन द सॉइल्स बिकम्स ड्राई। क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो सॉइल क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप। और बहुत से सूख जाएंगे और बहुत से ऐसी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या नीचे चला जाएगा। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर्स। ठीक है,
दिस में लीड टू ड्रॉट, और इस तरीके से सूखा पड़ जाएगा। इन ड्रॉट कंडीशन क्या होगा, सूखा जब पड़ता है तो क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर, यानी कि पशुओं के लिए चारा और इंसानों के लिए फूड, इनकी अवेलेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। यू माइट हैव heard about drought occurring in some parts of the countries or the worlds। आपने अपने ही देश में बहुत जगह ड्रॉट के बारे में सुना होगा, और वर्ल्ड्स के मतलब बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, जब ऐसे ड्रॉट पड़ते हैं, जब रेन ना हो, वहाँ पे पानी एक अर्थ पे ना पहुँचे तो क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन क्रिएट होगी। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। फूड जो हमारा मेन, हमारे बॉडी को एक तरीके से एनर्जी रिसोर्स है हमारा, वो ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। व्हाट हैपन्स टू द एनिमल एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। वेजिटेशन क्या होगा कि इवेपोरेशन की प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस तो उनमें होती ही रहेगी। इस तरीके से उनको जब रेन नहीं मिलेगा तो वो भी सूखने लगेंगे। ट्राई एंड फाइंड आउट about this by talking to your parents and nearby and by reading about it from newspapers and magazines। ठीक है, आप इसके बारे में और पता लगा सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछ के, या फिर आप न्यूज़पेपर को रीड करके या मैगजीन के थ्रू, ठीक है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, तो ये सबसे बड़ी बात हुई कि हम पानी को कैसे संरक्षित करें, ठीक है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो हमने अभी बात किया कि हमारे 2/3 तो कवर है वाटर से, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% है वाटर जो कि हमारे पीने के योग्य है। उसमें से मतलब एक एवरेज बता रही हूँ मैं कि 1% मान लो, उसमें से बहुत से जो कि आइस कैप्स के रूप में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, कुछ जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, कुछ फ्रेश लेक्स के रूप में है, ठीक है। तो उसमें से बहुत कम वाटर है जो कि हमें पीने को मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। लेकिन बहुत से ऐसे जो वाटर का जो सबसे बड़ा भंडार है एक तरीके से कह लें, वो ओशियन है, जो कि हमने अभी पढ़ा कि वो सलाइन है, उससे हम उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली, खूब तेज़ी से अगर वाटर जो ग्राउंड लेवल है वाटर का डिक्रीज हो जाए, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ अ वेरी लिमिटेड। यानी कि जो हमारे पूरे अर्थ पे पानी है तो सेम ही रहता है, लेकिन जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ के लिए है, वो लिमिटेड है, ठीक है। एंड इज डिक्रीजेज विथ ओवर यूजेज, हम जिस तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं वो खत्म होता जा रहा है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि पानी की जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो हम लोग के सामने ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि जो है, इसकी वजह से ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। इन मेनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट्स ऑल्सो। आपने शहरों में बहुत से ऐसी जगह देखा होगा, वहाँ तो एकदम लाइनें लगानी पड़ती है, कतारों में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़, यानी कि फूड प्रोड्यूसिंग में हमारे क्रॉप्स को तो पानी की ज़रूरत होती है, एंड फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़ में भी तो पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ मतलब कोई एडिबल प्रोडक्ट हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुआ, उन समय क्या कोई भी औद्योगिक कारखाना है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग, यहाँ पे एक देखिए क्यों दिखाया गया है कि किस तरीके से पानी की कमी है, एक टैप से पूरे शहर का एक पर्टिकुलर एरिया का चल रहा है किसी तरीके से। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चीज़ें हैं पानी की जो अनअवेलेबिलिटी है, ये क्या करते हैं, बहुत पानी के जो क्राइसिस है उसके बारे में सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है।
Hence, it is a very important that water is used carefully. इसीलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें पानी का बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए. We should take care not to waste water. ठीक है, हमें इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमें पानी का मतलब पानी को बर्बाद नहीं होने देना है. ठीक है. अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? One way of increasing the availability of water is to collect rain water and store it for later use. क्या करें, जो वर्षा का पानी है उसको क्या करें, कलेक्ट करें. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और इस तरीके से कलेक्ट करना उस क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. यानी कि रेन का वाटर है, आप जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया सबसे बेहतर तरीका रूफ टॉप से कैसे यहाँ पे वर्षा आई, यहाँ से आप पाइप के थ्रू क्या करें, उसको एक ऐसा कुछ ऐसा प्लेस बना दें, उसमें करें पिट्स बनाएं, उसमें कंकड़ पत्थर डाल दें, फिर इसको पाइप के थ्रू ग्राउंड में मिला दें. इस तरीके से हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो कमी हुई होगी, जो हमने कंज्यूम किया होगा वो फिर से फिल हो जाएगा. इस तरीके से हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो है ख़त्म नहीं होगा. वही जो मैंने अभी बोला वही सब इसमें यहाँ बताएंगे. हेयर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस. रूफ टॉप रेन वाटर तो हमने देखा किस तरीके से कर सकते हैं रूफ टॉप के थ्रू. और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेनेज दैट कलेक्ट रेन वाटर. और ऐसे रोड साइड पे कोई ऐसा ड्रेनेज हो उसमें आप नेचुरली नीचे जाने दो. ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस. तो आगे चलिए, आखिर क्या हमने डिस्कस किया. तो हमने ये सब के बारे में डिस्कस कर लिया. तो आइए मिनट एक नज़र समरी पे भी डाल लेते हैं कि है क्या समरी, हमने क्या क्या पढ़ा. ठीक है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो हमें आई होप आप लोगों को तो डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्यों हमारे लिए पानी की इतनी आवश्यकता है. ठीक है, वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. फिर से कैसे इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू कैसे फिर से वाटर हमें मिल जाता है. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर एज अ क्लाउड. छोटे छोटे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं एक क्लाउड के रूप में अपीयर होते हैं. मेनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हेल. और जो बहुत से टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे क्या एक साथ आते हैं और वही वर्षा कराते हैं रेन के रूप में. जो स्नो है यानी बर्फ़ हो, जो हेल, जो फॉग आपने देखा होगा, सब छोटे छोटे बूंदें होती हैं. ठीक है, वो सब क्या है अल्टीमेटली धरती पे ही तो आ रही हैं, अर्थ पे ही तो आ रही हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, रेन, हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन द रिवर. जो पानी में जो हमने जो रिवर है उसको, जो बहुत सी नदियाँ सूख गई हैं या लेक सूख गए हैं, पॉन्ड्स, वेल्स या जो सॉइल, इन सबको क्या करती हैं फिर से उसमें रिप्लेनिश करती हैं, फिर से वहाँ आती हैं. किस तरीके से हमने पढ़ा कि वाटर साइकिल चलता रहता है ना, उसी के बारे में बताया गया. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. जो ओशियन से होता हुआ जल उनका इवेपोरेशन होता है सनलाइट में, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, ठंडे होते हैं, बादल बनाते हैं, फिर ड्रॉपलेट्स के ऊपर रूप में नीचे आते हैं, लैंड पे पड़ते हैं, फिर वो अल्टीमेटली जाके ओशियन में मिलते हैं. इसी तरीके से जो एक साइकिल चलती है वही क्या है, वाटर साइकिल है. ठीक है, फिर आगे क्या है, एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स वाइल लैक ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड में कॉज ड्रॉट. यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई तो क्या हो गया, फ्लड्स आ गया, बाढ़. तब भी इंसान के लिए मुश्किलें हैं, इंसान क्या जानवरों के लिए और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी. और बहुत अगर ज़्यादा समय तक वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, वो ड्राट्स का कारण बन गया, सूखा पड़ गया, है ना. यानी कि हमें एक मॉडरेट लेवल पे चाहिए, मध्यम स्तर का. द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड. जो हमारी धरती पे पानी है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सिर्फ 2/3 ऑफ द अर्थ है. ठीक है, सो इट नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली. इसीलिए हमें उसका प्रयोग बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलता रहे. और रही बात NCERT समरी है ये, तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं तो एक आपका बेसिक नॉलेज जो है वो एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए. और ये किसके लिए है,
वैसे इन सब के अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जैसे सीटेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, यानी कि कोई भी टीचिंग जॉब का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो इन सब के अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जैसे पूछ ले कि हमारे अर्थ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो 2/3 ऑफ द अर्थ है, ठीक है, सराउंडेड बाय 2/3 ऑफ द अर्थ, और उसमें से कुछ ग्लेशियर के फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ जो स्नो है, ग्लेशियर्स पे जो है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं जिसमें आपका बेसिक तगड़ा होना चाहिए। तो कीप वॉचिंग गाइस और डोंट फॉरगेट टू लाइक। हाँ, थैंक यू।